नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुं। प्राकृत कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम श्रवण बेलगोल से संचालित राष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन एवं संशोधन संस्थान का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत प्राकृत प्रवेश कागज प्रवेश इस पुस्तिका को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा के रूप में, जिसमें सबसे पहला पाठ प्राकृत वर्णमाला। ये वर्णमाला आप लोगों को सामने दिख रही होगी, जो हिंदी से मिलती जुलती है। वर्णमाला में हम सभी जानते हैं कि स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णों के समूह से ही भाषा का निर्माण होता है। तो ये प्राकृत भाषा सीखने के लिए सर्वप्रथम हमें उसके वर्ण जानना आवश्यक है। इसमें स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ और अम। इस तरह से इस प्राकृत वर्णमाला में कितने स्वर हुए? 9। उसके बाद आते व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहले कवर में क, ख, ग, घ। चवर में च, छ, ज, झ। आप सोच रहे होंगे इसमें ये पंचम वर्ण क्यों नहीं लिखा गया? तो ये प्राकृत वर्णमाला में ये नहीं होता। प्राकृत भाषा में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। इनके स्थान पर इनका अनुस्वार बन जाता है। अभी हम आगे समझेंगे इस चीज को। अगला वर्ग है टवर। टवर में ट, ठ, ड, ध, ण। और उसके बाद टवर त, थ, द, ध, न। अगला पवर प, फ, ब, भ, म। और पवर के बाद में ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, जो है या, रा, ला, वा। और उसके बाद में शा और हा। आप सोच रहे होंगे ये वाला शा और ये वाला सा क्यों नहीं लिखे गए? ये दोनों ही सा प्राकृत भाषा में नहीं होते हैं। ये तालव्य सा कहलाता है, ये मूर्धन्य सा कहलाता है। और जो सा प्राकृत में है उसको दंती सा कहते हैं, क्योंकि ये नाम कैसे पड़े? इनके उच्चारण स्थान के कारण से। जो कवर्ग है क, ख, ग, घ, ये कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ का अर्थ गले से, कंठ से इनका उच्चारण किया जाता है। उच्चारण करके देख सकते हैं क, ख, ग, घ। चवर का उच्चारण स्थान तालव्य है, यानी तालु से इसका उच्चारण किया जाता है। च, छ, ज, झ। आप उच्चारण करते समय देख रहे होंगे आपकी जीभ ऊपर तालु से लगती है। अगला है टवर। टवर का उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो मूर्धन्य वर्ण कहते हैं इसलिए इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। यानी जीभ ऊपर मूर्धा से स्पर्श करती है। अगला है तवर। तवर का उच्चारण स्थान है दंत्य वर्ण, ये दंत वर्ण कहलाते हैं। त, थ, ड, ढ, न। यानी आपकी जीभ का स्पर्श दंत से, यानी दांत से किया जाता है। अगला है पवर। पवर में इनको कहते हैं ओष्ठ वर्ण, यानी इनके उच्चारण में आपके दोनों ओठों का स्पर्श होता है। अ, फ, ब, भ, म। और उसके बाद है या, रा, ला, वा, यानी ये अंतस्थ कहलाते हैं। अंतस्थ का अर्थ होता है जिन वर्णों को बोलने से पहले ही वो पूरे हो जाए, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। इसलिए ये या, रा, ला, वा बहुत अल्प प्राण कहलाते हैं, मतलब बहुत कमजोर कहलाते हैं। इसलिए प्राकृत भाषा में जहां कहीं आते हैं तो कहीं कोई लोप करना होता है तो सबसे पहले यदि अंतस्थ होंगे तो अंतस्थ का ही लोप किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत कमजोर है। और आगे है श और हा।
ये दंत सा का ही प्रयोग प्राकृत में किया जाता है, तालव्य मूर्धन सा इसमें नहीं होती। और हाँ, इसके बाद जो छत्रज्ञ आपने पढ़े होंगे हिंदी में, वो भी इस प्राकृत भाषा में नहीं होते। तो टोटल व्यंजन कितने कहलाए? ये व्यंजन कहलाए 4 दूनी 8 और 5 13 और 5 18 और 5 23 और 4 27 और 2 29। तो टोटल कितने हो गए? 9 और 29 33 अक्षर इस वर्णमाला में है। प्राकृत भाषा में 33 अक्षर कहलाए। हम जानते हैं हिंदी भाषा में 52 अक्षर होते हैं, अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। तो जो भाषा जितनी बड़ी, जितने ज्यादा उसमें शब्द हैं, जितने ज्यादा अक्षर हैं, वह भाषा उतनी ही बड़ी है और उतने ही उसको सीखने में समय ज्यादा लगेगा। लेकिन चूंकि मातृभाषा है हिंदी हमारी, इसलिए हिंदी को पढ़ने में समय कम लगता है, क्योंकि मातृभाषा बचपन से ही सीख रहे हैं। लेकिन ये प्राकृत भाषा में 33 अक्षर हैं, अर्थात ये हिंदी से भी सरल कहलाए। क्योंकि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, तो अंग्रेजी अपन जल्दी सीख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी बहुत देर में सीखता है। क्यों? क्योंकि 52 अक्षर वाली भाषा सीख रहा है, और यदि हिंदी मीडियम वाला बच्चे को इंग्लिश में सिखाया जाता है तो वो जल्दी उसको सीख लेता है। तो 26 अक्षर को जल्दी सीख लेता। ये जो 5 वर्ण है अंतिम, इन पांचों को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का अर्थ होता है इनका नाक से उच्चारण किया जाता है, और इन दो का स्वतंत्र में कोई अस्तित्व नहीं पाया जाता, लेकिन स्वतंत्र रूप से इन तीनों का अस्तित्व मिलता है। इन दोनों का अनुस्वार बन जाता है। अनुस्वार का अर्थ होता है, जैसे जो आपने बिंदी रखी है इसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंक की बिंदी आप लोग कहते हैं अपनी भाषा में, तो इसे व्याकरण की भाषा में अनुस्वार कहा जाता है। ये पांचों अक्षरों का प्राकृत में अनुस्वार बन जाता है, लेकिन ये दो का तो आवश्यक रूप से बनता ही है, तीन का स्वतंत्र अस्तित्व भी दिखाई देता है। इस प्रकार से ये हमने संक्षेप में वर्णमाला को सीखा, क्योंकि बिना वर्णमाला के सीखे हम भाषा को नहीं सीख पाएंगे, इसलिए भाषा सीखने के लिए वर्णमाला पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपने देखे होंगे प्राकृत भाषा में बहुत सारे संयुक्त अक्षर मिलते हैं। संयुक्त मतलब जुड़े हुए अक्षर, एक अक्षर पूरा है, एक अक्षर आधा है, ऐसे बहुत सारे संयुक्त अक्षर का प्रयोग संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में मिलता है। तो संस्कृत में भी हमने कई संयुक्त अक्षर देखे हैं और प्राकृत में भी। अभी जैसे ये 33 अक्षर है, 33 में से 29 जो व्यंजन है हमारे, उन अक्षरों को देखें अपन। जैसे एक शब्द लिखा हमने चक्र, इसको प्राकृत में लिखते हैं चक्र। तो ये का के साथ में का आधा जुड़ा हुआ है, यानी ये संयुक्त अक्षर कहलाएगा। ऐसे ही इस प्राकृत भाषा में एक संयुक्त अक्षर की विशेषता होती है कि जो भी संयुक्त होता है वो उसी वर्ग का संयुक्त बनता है। अर्थात जैसे का ने का के साथ में चक्र शब्द बनाया, इसका संयुक्त बना है। का सिस्टम है अभी सबको नहीं, आवाज बढ़ाना, आवाज वीडियो इसकी साइड दीदी सही आवाज आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अगर और दिखाई दे रहा है बोर्ड का नीचे का? बिल्कुल परफेक्ट सही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर चक्र शब्द बना का के संयुक्त के साथ। अब जैसे दूसरा अक्षर है खा, खा का संयुक्त जो बनेगा वो अपने से पहले वाले अक्षर का के साथ बनेगा। ये व्याकरण का, इस प्राकृत भाषा के व्याकरण का नियम है कि जो भी संयुक्त अक्षर बनते हैं, जो पहले पहले वर्ण है वो तो अपने ही अक्षर के साथ में संयुक्त बनाएंगे, लेकिन जो दूसरा वर्ण है वो अपने से पहले वाले के साथ में संयुक्त बनाएगा। और इसी तरह से जो तीसरा है वो तीसरा भी स्वयं के साथ में अपने ही अक्षर के साथ में संयुक्त बनाएंगे, और जो चौथा है वो तीसरे वाले के साथ में बनाएगा।
अभी अपन इनके उदाहरणों से समझेंगे कि कैसे इनके संयुक्त अक्षर बनते हैं। इसको मिटा रहे हैं। सबसे पहले कवर में ही समझते हैं। कवर में क, ख, ग और घ, ये चार ही अक्षर है। अभी चक्र देखा हमने, तो उसमें चक्र में क्या बनाया था, चक्र। तो चक्र में का ने का के साथ में ही संयुक्त अक्षर बनाया था। ऐसे ही एक चक्षु शब्द है, चक्षु, इसको प्राकृत में बोलते हैं चक्षु। चक्षु को चक्षु बोलते हैं। अब यहाँ खा जो है कवर का द्वितीय अक्षर है, इसलिए संयुक्त किसके साथ बनाया, अपने पहले अक्षर के साथ में। तो ये खा का खा के साथ में कभी भी संयुक्त नहीं बनेगा, यानी आधा खा और आधा खा, पूरा खा, ऐसा संयुक्त कभी भी नहीं बनेगा। कि दूसरे अक्षर जो भी हैं वो सब अपने से पहले वाले के साथ में संयुक्त अक्षर बनाते हैं। ऐसे ही चौथा और दूसरा, इन दोनों के समान नियम है, यानी खा भी गा के साथ बनाएगा और खा का के साथ, हर एक वर्ग में ऐसा ही नियम लगेगा। अगला देखते हैं अपन तीसरे अक्षर के साथ में। ये का बन गया, ये खा का बन गया। अब गा, गा किसके साथ बनाएगा, गा स्वयं गा के साथ बनाए, क्योंकि पहला और तीसरा स्वयं के साथ बनाते हैं। तो इसलिए जैसे खग शब्द है, खग, तो खग में क्या हुआ, खग का अर्थ होता है गहना, तो खग का अर्थ है गहना। इस खग शब्द में ये गा ने गा के साथ में ही संयुक्त बनाया, मतलब एक आधा गा और एक पूरा गा संयुक्त है। ऐसे अब भाका देखेंगे, जैसे दुग्ध शब्द है, दुग्ध का अर्थ होता है दूध, इसको प्राकृत में बनेगा दुग्ध। यहाँ धा है, धा कौन से वर्ग का अक्षर कहलाएगा, त थ द ध न, यानी ये तवर का कहलाएगा। और यहाँ ये गा है, गा कौन से वर्ग का कहलाएगा, कवर का, क ख ग, यानी दोनों अलग अलग वर्गों के। ये संस्कृत का शब्द है दुग्ध, तो संस्कृत में अलग अलग वर्गों के संयुक्त बनते हैं, लेकिन प्राकृत भाषा में अलग अलग वर्गों के नहीं बनते हैं, एक ही वर्ग के बनेंगे। गा कवर का है, तो यहाँ भी कवर का ही बनेगा। अर्थात अपन घा का उदाहरण देखते हैं, तो घा चौथा वर्ण है, तो वो अपने से पहले वाले के साथ में संयुक्त बनाएगा, यानी दुग्ध बनेगा। गा का पहले वाला है, तीसरा गा है, तो इसलिए घा का गा के साथ में दुग्ध शब्द बनेगा। फिर चवर, चवर को देखते हैं। च छ ज झ, चवर सच शब्द, सच, सच का अर्थ होता है सत्य। ये सच शब्द में च ने स्वयं चा के साथ में युक्त किया है, अर्थात संयुक्त बनाया है। अगला देखते हैं लच्छी, लच्छी का अर्थ होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी को प्राकृत में लच्छी कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, च छ, यानी छा कौन सा अक्षर है, दूसरा, तो ये किसके साथ बनाएगा संयुक्त, अपने से पहले वाले यानी च के साथ में, इसलिए यहाँ लच्छी शब्द बना। फिर अगला है तीसरा मज्ज, मज्ज शब्द है, इसमें तीसरा अक्षर लिया है, तीसरा अपने स्वयं के साथ बनाया, यानी जाका जा के साथ संयुक्त बनेगा। फिर मज्ज, मज्ज का अर्थ है मेरा, तो इसमें क्या किया, ये चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ ने अपने से पहले वाले के साथ में बनाया, तो जा का झा का जा के साथ में बना। यहाँ पर नमोकार मंत्र में उपाध्याय शब्द पढ़ते हैं, उपाध्याय को प्राकृत में क्या बोलते हैं, उपध्याय। यहाँ भी ये चौथा ने वर्ण ने अपने तीसरे के साथ में संयुक्त बनाया है, उपध्याय। तो इस तरह से इस चवर के अपन में संयुक्त समझे। किसी को समझ में नहीं आए तो बीच में पूछ सकते हैं। अब चवर के बाद में आएगा टवर, ट ठ ड ढ
णा। ये प्राकृत प्रवेश का पार्ट 2 चल रहा है, संयुक्त अक्षर वाला। ट ठ ड ढ ण। अब ट का अपन को संयुक्त बनाना है, तो अट्ट, अष्ट को प्राकृत में अट्ट बोलते हैं, अष्ट यानी 8। अष्ट, अष्ट को अट्ट बोलते हैं या अट्ठवी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो ये टा, ये वाला क्या हुआ, टा है, टा के साथ में संयुक्त बनाया। दूसरा अक्षर ठा है, तो ठा का संयुक्त टा के साथ बनेगा, टा, ठा ने टा के साथ बनाया, टा ठा दोनों आ गए, इसलिए दूसरे के साथ में पहले का बना। फिर तीसरा डा ढा, वर्धमान शब्द को वर्धमान बोलते हैं प्राकृत में, वर्धमान, वर्धमान को वर्धमान। तो यहाँ ये ढा ढक्कन का जो है वो चौथा वर्ण है, जो आधा होता है वो डबल करके बनाया, ऐसा समझना चाहिए। जो पूरा है उसका अपन ने डबल किया, यानी ढा अपने तीसरे वर्ण यानी ड के साथ में संयुक्त बनाया, इसलिए ये बना वर्धमान। वरना अर्ण, अर्ण का अर्थ होता है अन्न, अन्न, तो अन्न का अर्ण बना, यानी जो पंचम वर्ण है उस स्वयं के साथ बना। यानी विषम संख्या में जो अक्षर होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, वो अपने स्वयं के साथ बनाते हैं वित्त, और चौथा और दूसरा सम संख्या में जो वर्ण है वो अपने से पहले वाले के साथ में वित्त बनाते हैं। ऐसा अपन को नियम याद रखना चाहिए। अब आता है कवर्ग, त, थ, द, ध, न। सप्त, सप्त, या आप लोग हिंदी में एक शब्द बोलते हैं सप्तु, ये प्राकृत का ही शब्द है सप्तु। तो यहाँ क्या हुआ है, ता अक्षर का जित हुआ है, यानी यहाँ पर ता ने ता के साथ में ही संयुक्त बनाया है सप्तु शब्द में। सप्तु प्राकृत भाषा का शब्द है। तत्थ, तत्थ का अर्थ होता है वहां, तत्थ, यहाँ था जो है दूसरा अक्षर है, दूसरा अपने पहले वाले के साथ बनाएगा, तो ताने थाने ता के साथ बनाया शब्द बना अपना तत्थ, तथ्य यानी वहां। इसी तरह से आगे के अक्षरों को भी हम देख सकते हैं, जैसे सा, दद्दुर, दद्दुर का अर्थ होता है मेढक, 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 वो संस्कृत में दद्दुर को बोलते हैं दरदुर, और यहाँ प्राकृत में बोलते हैं दद्दुर। तो यहाँ दा तीसरा अक्षर है, तो तीसरा स्वयं के साथ संयुक्त बनाएगा, इसलिए ये वाले दाने इसके साथ में स्वयं दा के साथ में संयुक्त अक्षर बनाया। और आगे चौथा अक्षर, नमोकार मंत्र में हम जानते हैं सिद्ध शब्द, नमो सिद्धाणम में सिद्ध आता है, सिद्ध भगवान। तो यहाँ पर सिद्ध शब्द जो है ये धा चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ वर्ण का तृतीय के साथ में संयुक्त बना है। और अगला है ना। तो प्राकृत भाषा में एक नियम और है, ना के स्थान पे अधिकतम स्थान पे णा का प्रयोग किया जाए, तो जहां जहां ना आएगा उसके स्थान पे ना हो जाएगा। ये प्राकृत की विशेषता है। एक प्राकृत की कई ब्रांचेज हैं, जैसे सौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, चूलिका पैसाची, लेकिन जो अपनी सौर सैनी भाषा है प्राकृत की, उसमें अपना दिगंबर जैन साहित्य जो है वो सारा सौर सैनी प्राकृत भाषा है। श्वेतांबर साहित्य जो है वो पूरा अर्धमागधी भाषा है। तो ना का ना जहां लिखा दिखे उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो तो कहलाएगी अर्धमागधी, क्योंकि अर्धमागधी में ना का ना नहीं होता। लेकिन यदि ना का कहीं पर नड़ा लिखा रखा
दिखाई दे रहा है, जैसे नदी शब्द लिखा है, तो नदी का नदी यानी ना के स्थान पे क्या हो गया ना, तो ऐसा लिखा दिखे तो समझ लेना ये स्वर श्रेणी में लिखा हुआ है, क्योंकि स्वर श्रेणी दिगंबर प्राकृत की भाषा है, दिगंबर आगम की प्राकृत भाषा है। और ना यदि दिखाई दे तो वहां पर या तो वो हिंदी में शब्द है, मूल शब्द या संस्कृत का शब्द है, और या फिर अभी प्राकृत में ही लिखा दिखा है अपन को, तो वो अर्धनाम का कहना है। इसीलिए नमोकार मंत्र वहां पर क्या है, णा आता है, नमोकार शब्द में णा आता है, नमोकार ये ना यानी अपने स्वर श्रेणी भाषा की विशेषता है अपने दिगंबर की। यदि इसको नमोकार लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा, ये अर्धनामावली में लिखा हुआ है, अर्धनामावली में लिखा हुआ अर्थात श्वेतांबर आगम का शब्द कहलाएगा। इसीलिए जो स्टिकर्स आदि मिलते हैं मार्केट में, उन पे यदि नमोकार मंत्र लिखा है और नमो हरियंतान लिखा है, नमो सिद्धार्थ लिखा है, तो समझ लेना वो श्वेतांबर है। और यदि नमो हरियंतान लिखा है, नमो सिद्धार्थ लिखा है, तो समझ लेना वो दिगंबर लिखा हुआ है। तो उसकी पहचान करके ही लेना, ना और ना दोनों ये विशेषता है श्वेतांबर और दिगंबर की, क्योंकि श्वेतांबर साहित्य पूरा अर्धनामावली में है, तो अर्धनामावली प्राकृत में ना होता है, और दिगंबर साहित्य पूरा स्वर श्रेणी में है, स्वर श्रेणी में ना के स्थान पे ना हो जाता है, ये विशेषता है। टवर्ग के बाद में आता है पवर्ग। प फ ब भ म पुष्प शब्द, पुष्प को प्राकृत में पुष्प बोलते हैं, पुष्प। अब यहाँ क्या हुआ, ये जो फा है इसका संयुक्त अपने से पहले वाले के साथ में पुष्प बन गया है। ऐसे ही विभ्रम, इसको विभ्रम शब्द को, विभ्रम का विभ्रम, यहाँ क्या हुआ, भाज में चतुर्थ वर्ण है, तो चतुर्थ वर्ण का अपने से पहले वाले के साथ में संयुक्त होता है, इसलिए विभ्रम शब्द बनता है। तो इस तरह से हम सभी शब्दों को संयुक्त समझ गए होंगे कि हर एक वर्ग में और तीसरा में बनाएंगे। अब एक अपवाद आता है, अपवाद का अर्थ क्या कहलाता है कि जो नियमों को पालन नहीं करते। उस अपवाद में 4 अक्षर है, न, मह, नह, अल्लाह। ये 4 अक्षर ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमारे आगमों में, हमारे शास्त्रों की गाथाओं में मिलता है, लेकिन ये चारों अक्षर ऐसे संयुक्त अक्षर हैं कि जो उसी वर्ग के नहीं हैं। अभी हमने बताया था कि प्राकृत भाषा में हमेशा संयुक्त अक्षर जो बनते हैं वो अपने ही वर्ग के शब्दों के साथ बनते हैं, लेकिन इसमें ये चारों अलग अलग वर्ग के, जैसे ये णा, णा कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का, और हा तो बात सबसे लास्ट में आता है, यानी दोनों अलग अलग वर्ग के हैं। या माँ और हा, तो माँ कौन से वर्ग का है, प वर्ग का, और हा अंत में आता है। इसी तरह से ना कौन से वर्ग का है, यहाँ स वर्ग का, तो इसीलिए ये ला क्या है, अंतस्थ का। तो सभी में हा के साथ में जो व्यंजन आ रहे हैं वो अलग अलग वर्ग के व्यंजन आ रहे हैं। इस चारों अक्षर अपवाद है, यहाँ पर प्राकृत भाषा के कोई नियम लागू नहीं होते, इनका उपयोग, इनका प्रयोग हमारी गाथाओं में बहुत मिलता है, तो इसलिए इनको अपवाद कह दिया। जैसे णा शब्द है, णा शब्द का उपयोग अपन कहाँ आता है, चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, उसमें दिव्य नहने, नह शब्द का अर्थ होता है स्नान करना या जल, तो वहाँ दिव्य जल, अच्छा कुमकुम स्वामी की जो चैत्य भक्ति है प्राकृत भाषा में, वहाँ णा शब्द का प्रयोग किया है, नहने, इसमें तृतीय विभक्ति लगा दी, दिव्य नहने, तो नह शब्द का प्रयोग वहाँ किया गया है। ऐसे ही
इन सभी अक्षरों, इन सभी व्यंजनों का, इन सभी संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हमारी गाथाओं में मिलता है। इसलिए ये चार शब्द जो है ये अपवाद कहलाते हैं, इन पर व्याकरण के नियम लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार से हमने प्राकृत भाषा की वर्णमाला संधि और संयुक्त अक्षरों को भी सीखा। इसके बाद में वर्णमाला के बाद अब आती है प्राकृत भाषा की गिनती, क्योंकि जैसे आप कक्षा 1 में प्रवेश करते हैं नर्सरी क्लास में, उस समय सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है? आ अनार का, और उसके बाद में पूरी वर्णमाला, फिर उसके बाद चक्का कितनी 12 खड़ी, और उसके बाद में 1 2 3 4 गिनती। तो वैसे ही अब हमको भी गिनती सीखना है। वर्णमाला हमने सीख ली, वर्णमाला के बाद में गिनती सीखना है। तो प्राकृत भाषा की गिनती अलग है, इसलिए उसको सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या आता है? एक। तो प्राकृत में एक को बोलते हैं एग। एक को बोलते हैं एग। अब ये एग आपका इंग्लिश वाला नहीं है, इसको एक पढ़ने लगेंगे तो उसका अर्थ का अर्थ हो जाएगा। यहाँ प्राकृत में एग पढ़ना है, एक को एग। फिर दो, दो को क्या बोलते हैं प्राकृत में? दो को दो भी बोलते हैं, उसके बाद बे भी बोलते हैं, बे, और दू। यानी 3 शब्दों का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, क्योंकि गाथा जनरली तो 2 शब्द ही बोला जाता है। जो हमारी हिंदी की गिनती है वो प्राकृत से ही निकली, इसीलिए उसका 2 जो हिंदी में बोलते हैं वही 2 आया। लेकिन हमारी गाथाओं में 2 शब्द के लिए बे और दू का प्रयोग भी मिलता है, इसलिए ये तीनों अक्षर लिखे गए हैं 2 के लिए। इसके बाद 3, 3 को क्या बोलेंगे? ती या तिथिये। 3 को ती भी बोलते हैं और तिथिये भी बोलते हैं। इसके बाद 4, 4 को बोलते हैं चौ या चदू। चौ या चदू दोनों का प्रयोग किया जाए। और उसके बाद 5, 5 को बोलेंगे प्राकृत में पंच। 6 को बोलेंगे 6। ये हिंदी में अपन 6 ऐसे लिखते हैं, इसके आगे क्या लगा दिया? विसर्ग। प्राकृत भाषा में विसर्ग नहीं होता, इसलिए 6 के जो कहा का उच्चारण निकलता है उसका हा जैसा उच्चारण निकलता है 6, तो इसलिए 6 ये प्राकृत में 6 शब्द बना। अगला 7, 7 को सत्य, सत्य, सत्य यानी 7। अगला 8, 8 को अठ। अगला 9, 9 को णव, 9 को णव। णव का अर्थ होता है मतलब नव आना चाहिए, ना का यहाँ णा हो गया इसलिए णव। उसके बाद 10, 10 का 10 को 10 भी बोलते हैं और दह, दह, दह शब्द आप भी प्रयोग करते हैं। जब आप लोग वो ताश पत्ती खेलते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? दहा पकड़ खेलते हैं, तो वहां क्या है? दहा का अर्थ क्या है? 10 ही है ना, 10। तो ये दह शब्द जो है वो प्राकृत का है, इसमें आप प्रयोग करते हैं। तो 10 को दह। इस तरह से 1 से 10 तक की गिनती हमने यहाँ पर सीखी। ये आपको याद भी करते जाना है साथ साथ में, क्योंकि यही सब चीजें परीक्षाओं में भी पूछी जाएंगी। अब इसके 10 के बाद में क्या? 11, 11 को क्या बोलते हैं प्राकृत में? एकादश।
एकादश और एयारस और एयार है, इतने सारे। हाँ, क्योंकि जैसे अपनी हिंदी भाषा होती है तो यहाँ मालवा में उसी शब्द को कुछ और बोलते हैं, बुंदेलखंड में कुछ और बोलते हैं, उसी को राजस्थान में जाके हिंदी में ही उस शब्द को कुछ और बोलते हैं, तो बोली में परिवर्तन आ जाता है। वैसे ही ये प्राकृत भाषा हमारे पूरे भारत की रही उस समय, प्राचीन समय में, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज बोले गए, इसलिए ये कई विकल्प हो गए। किसी ने एकादश बोला, किसी ने एआरएस बोला, किसी ने एआईआर बोला। और देखो उसको कैसे बनाए, ये 11 है, 11 मतलब 10 और 1, तो ये 10 आ गया इसमें, और 1 को क्या बोलते हैं, एक, तो ये एकादश, या संस्कृत में अपन बोलते हैं एकादश, तो एकादश से ये एकादश बना है। अब 11 के बाद में 12, 12 को क्या बोलेंगे, बारस, बारस या 12, ये 12। तो हम जो अपनी तिथियां बोलते हैं, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, ये 12 क्या बोलते हैं अपन, प्राकृत में बोलते हैं। और 12वीं जो शब्द है, 12 शब्द, वो भी हिंदी में जो बोला जाता है वो भी प्राकृत का है। हिंदी में बहुत सारे प्राकृत के शब्द मिक्स हैं, तो क्योंकि प्राकृत से ही हिंदी निकली है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता कौन से शब्द हम प्राकृत में बोल रहे हैं, कौन से हिंदी में बोल रहे हैं। अगला है 13, 13 को बोलते हैं तेरस या 13, ये भी हम तिथियों में तेरस बोलते हैं और हिंदी में 13 बोलते हैं। फिर उसके बाद 14, 14 को 14, 14 और 14, 14 यानी 4 और 10 यानी 10, 14 और 10 कितने, 14 हो गए, यानी 14, जो हम तिथि में 14 बोलते हैं, 14 से 14, वही इसका 14 को बोला जाता है। 15, 15 को क्या लिखेंगे, पर्णरस, पर्णरस या पंचदश। पर्ण यानी 5 और रस उसमें जोड़ दिया तो पर्ण रस, या पंच यानी 5, 10 यानी 10 यानी 15 हो गए, तो पर्ण रस, दोनों इसका उच्चारण, दोनों प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद 16, 16 को 16, 16 या 16, 16 या 16, दोनों प्रयोग इसके हैं। 17 को 17, 18 को 18 या 18 भी बोलते हैं, 18। उसके बाद 19, 19 को क्या बोलते हैं, ए गुण 20, ए गुण 20, 19 को बोलते हैं ए गुण 20। ए गुण 20 का अर्थ क्या है, देखो इसको संधि विच्छेद करके बनाएंगे, 1 धन ऊण धन 20, यानी 1 यानी 1, ऊण यानी कम है, किससे, 20 से, तो 20 से 1 कम है, इसका बना 19, तो ए गुण 20। या जो गांव में अपने दादा दादी वगैरह क्या बोलते हैं 20 को, 1 कम 20, 1 कम 29, 30 को 29 को क्या बोलेंगे, 1 कम 30, 49 को क्या बोलेंगे, 1 कम 50, तो ऐसे ये 1 गुण 20, 1 कम 20, 1 गुण 20। फिर 20, 20 को 20 ही बोलते हैं, 20 को प्राकृत में 20 ही बोलते हैं, इसमें दोनों आ जाते हैं, एक ये वाला वा भी बोलते हैं, ये 20 या 20, दोनों इसका उच्चारण। इस तरह से 20 तक की गिनती हमने यहाँ सीखी। इसके बाद अब हम
20 के बाद जैसे 21 लिखना है, जैसे जो एगा 10 बना, ऐसे अपन एगा 20। 22 लिखना है तो बा 20। 23 लिखना है तो ते 20। 24 लिखना है तो चौ 20। 25 लिखना है तो पंड 20। 26 लिखना है तो 120 या 26। 26 जो हिंदी की गिनती है वही है। 27 लिखना है तो 27। 28 लिखना है तो 28। और 29 लिखना है तो ए गुण 20 के स्थान पे क्या जाएगा 30। तो अब जो पूरी पूरी गिनती है ये हम बना सकते हैं। ये सारी गिनती हम आपको यहाँ नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ इनको बनाना आना चाहिए हमको, तो उसी हिसाब से याद कर सकते हैं। जैसे 20 के बाद 30 को क्या बोलते हैं? 30 को 30 ही बोलते हैं। 40 को क्या बोलते हैं? 40 को प्राकृत में 44। 44। अब 41 से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक 44। 42 लिखेंगे तो 44। ऐसे ही इसकी गिनती आगे बनाई जा सकती है। 50 को लिखते हैं बनारस। 60 को तट्ठी। 60 बोलते हैं संस्कृत में, तो 60 से बना है 60। 60 को 60। 70 को 70। 80 को 80। कुछ शब्द संस्कृत से बने हैं प्राकृत में, कुछ हिंदी के। 80 को संस्कृत में असीति बोलते हैं, तो असीति से बनाइए असीदी। ये असीदी प्राकृत का शब्द है। अगला है 90। 90 को पूर्णदी। और उसके बाद 100। 100 को शत। सत या सद। सत या सद। संस्कृत में शत बोलते हैं, तो सत से बना है सद। इसी तरह से अब 101 लिखना होगा, इसमें बना सकते हैं एक सद। 101 लिखना है तो एक सद। 102 लिखना है तो 2 सद या बा सद। तो ऐसे करके 101 से भी आगे गिनती लिखी जा सकती है। सबके बाद में क्या? 100 के बाद क्या? 1000। 1000 को क्या बोलेंगे? संस्कृत में बोलते हैं सहस्र। सहस्र यानी 1000, उसी सहस्र से बना है सहस्र। सहस्र का अर्थ होता है 1000। 1000 के बाद 10,000, 10 सहस्र जाएगा। उसके बाद लाख। लाख को बोलते हैं लख। लख, ये 1 लाख। ऐसे ही ये गणित की गिनतियां आगे बढ़ती जाएंगी। इस प्रकार से हमने प्राकृत के अंकों को भी सीखा, वर्णमालाओं को भी सीखा, और उसके संयुक्त अक्षरों को भी सीखा। और की तो अपन को आती, 12 खड़ी तो अपन को आती है, जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे प्राकृत में चलती है। तो ये यहाँ आपने इस प्राकृत प्रवेश के ये चौथा पाठ था, मतलब शॉर्ट में ये आपके संक्षिप्त में समझा दिए। अब जिसको जो समझ में नहीं आया हो तो एक बार पूछ सकते हैं। कोई चीज यदि ऐसी हो तो कठिन लगी हो और यहाँ हमारे से समझ में नहीं आई हो, तो फिर से उसको पूछ सकते हैं। 5 मिनट आपके प्रश्नों के लिए। उसको अनम्यूट करना, सबको अनम्यूट कर दो। सभी को अनम्यूट कर दिया है। आप लोग जो भी अपनी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, या सीधा क्वेरी भी पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ, जितने विद्यार्थी, क्या बोला फिर से बोलिए एक बार। सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
अच्छा, यानी कि सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि समझ में आ गया इसीलिए तो प्रश्न नहीं हो रहा है। आप लोग कुछ पूछना है? नहीं, आ गया सब कुछ समझ में। तो इसी प्रकार से आज हमारी क्लास यहीं तक चलेगी। बहुत सारे 3-4 पार्ट पढ़ लिए अपन ने आज के, और अब आगे की कक्षा कल इसी समय से प्रारंभ होगी। जो भी चीज समझ में नहीं आए आप अपने प्रश्न के रूप में तैयार रखें, और अंत में 5 मिनट का समय इसीलिए दिया जाएगा कि जो आपके इसमें परेशानी आई है उसको यहाँ सॉल्व की जाए। तो इसी के साथ में सबको जय जिनेन्द्र, और ये कक्षा का समापन किया जाता है। और जिनवाणी स्तुति करेंगे अपन, जिनवाणी स्तुति करने के बाद कक्षा का समापन किया जाएगा। जावानी के ज्ञान दे सूझे लोकारो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। 9 बाण मुकामन पढ़ेंगे और सबको आपस में जय जिनेन्द्र।